हे एवरीवन, मैं भागीरथ आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी यूट्यूब वाली फैमिली शिवम क्लासेस में। जैसा कि आपको पता ही है कि हम 10th क्लास के लिए जो एनसीईआरटी की बुक में जो साइंस वाले चैप्टर थे वो कर रहे थे। उसके मैंने आई थिंक 3-4 वीडियो अपलोड कर दिए थे। अब हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 रिप्रोडक्शन सिस्टम के बारे में। मतलब एनिमल होता है जैसे प्लांट है या फिर कोई भी सूक्ष्म जीव है या फिर इंसान है, वो जनन क्यों करते हैं, कैसे करते हैं और ये करना जरूरी क्यों है, इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। विदाउट वेस्ट एनी टाइम आज का सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जनन क्या है। जनन का मतलब है कि कोई भी इंसान खुद की प्रजाति को जिंदा रखने के लिए खुद के ही समान संतान उत्पन्न करता है। खुद के ही समान क्या करता है? संतति उत्पन्न करता है। उसी को बोलते हैं हम जनन। मतलब कोई भी सजीव, सूक्ष्म जीव, कुछ भी हो सकता है, वो खुद की प्रजाति को बचाए रखने के लिए खुद के ही समान संतान उत्पन्न करता है। यानी कि वो खुद के ही समान डीएनए को रेप्लिकेट करता है, खुद की डीएनए की कॉपी बनाता है पीढ़ी दर पीढ़ी, ताकि उसका डीएनए है वो जिंदा रहे कई सदियों तक, कई टाइम तक। उसी को हम जनन कह सकते हैं। ठीक है। और जीव जनन क्यों करते हैं ये मैंने बता दिया, खुद की प्रजाति को जिंदा रखने के लिए। और आगे वाला है कि क्या जीव पूर्णतः है वो खुद की प्रकृति या प्रतिकृति यानी कॉपी बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। देखो, जनन में क्या होता है, जनन भी दो टाइप के होते हैं। एक होता है अलैंगिक जनन और एक होता है लैंगिक जनन। अब अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? जिसमें केवल एक ही जनक हो। वैसे मैं है ना ये चैप्टर सिर्फ रिवीजन के लिए करवा रहा हूं, तो आपने मेरी ऑफलाइन वाली क्लास देखी होगी, तो बस हम इसको एक रिवीजन के लिए कर रहे हैं। ठीक है ना। बस माइंड में याद रखते रहना है कि हमने कब क्या कहा था, और बस हम वापस इसको यहाँ पे रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है ना। और ऐसा नहीं होगा कि हम सिर्फ फॉर्मली में पढ़ेंगे, क्योंकि इसको पूरा डिटेल से ही पढ़ेंगे, लेकिन बस माइंड में ये रखना है कि हम इसको रिवाइज कर रहे हैं। अगर किसी ने मेरी क्लास, ऑफलाइन वाली क्लास अटेंड नहीं की है, तो उसके लिए बेनिफिट ही होगा। ठीक है। और जिसने अटेंड की थी उसके लिए भी क्या है कि वापस उसका रिविजन हो जाएगा। अलैंगिक जनन मतलब जनन है वो दो टाइप के होते हैं। एक अलैंगिक जनन है ना, वो सूक्ष्म जीवों में होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है ना, उसमें होता है सूक्ष्म जीव में। अब सूक्ष्म जीव में क्या होता है, सिर्फ वो अधिकतर क्या होता है, एक कोशिका जीव ही होते हैं। क्या होते हैं? एक कोशिका जीव होता है, जिसमें केवल कोशिका होगी, कोशिका झिल्ली होगी और बीच में केंद्रक होगा, और केंद्रक में ही क्या पाया जाएगा? डीएनए पाया जाएगा। तो अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? जनन की वह विधि जिसमें केवल एक ही जनक द्वारा, एक ही फादर द्वारा, पेरेंट्स द्वारा क्या होता है? संतान की उत्पत्ति होती है, उसको बोलते हैं अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक भाग लेता है। जैसे कि अमीबा है, मान लो जैसे अमीबा था, और अमीबा की कोई आकृति फिक्स होती नहीं है, तो वो क्या करता है, खुद को है ना, जब ये पूरा मैच्योर हो जाता है, वयस्क हो जाता है, तो वो खुद को है वो दो भागों में तोड़ देता है। तोड़ने के बाद में उसका विखंडन हो जाता है दो भागों में। इसको द्विखंडन भी बोलते हैं, इसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो वो खुद को है ना दो भागों में तोड़ देता है। तोड़ने के बाद में क्या होता है, ये नई जो छोटे छोटे टुकड़े बने थे, वही है वो आगे जाके नए अमीबा बन जाते हैं। इसमें क्या हुआ है, केवल एक ही जनक द्वारा दो नई संतानें उत्पन्न हुई है, तो इसको बोल सकते हैं अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? अगर ये क्वेश्चन बन सकता है कि जनन किसे कहते हैं, पहले तो कि सजीव द्वारा खुद के ही समान संतान उत्पन्न करना जनन कहलाता है। अब जनन कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। एक होता है अलैंगिक जनन, जिसमें केवल एक ही जनक द्वारा खुद की संतान उत्पन्न की जाती है, यानी खुद के डीएनए की कॉपी बनाई जाती है एक ही जनक द्वारा। और एक आप बात देख रहे होंगे कि अलैंगिक जनन में जो संतानें उत्पन्न होगी ना, वो बिल्कुल है ना अपने पेरेंट्स की तरह होगी। यानी जैसा सूक्ष्म जीव होगा, बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी ही है ना, क्या होगी, इन संतान की भी होगी। ये संतान बिल्कुल अपने पेरेंट्स से सेम टू कॉपी बनेंगे। तो हम क्या कह सकते हैं कि इनमें ज्यादा है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी है वो ज्यादा बदलाव नहीं होता है, उत्परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है। और दूसरी विधि होती है, याद रख लोगे, अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? जिसमें केवल एक ही जनक द्वारा नई संतान उत्पन्न होती है। सिर्फ एक ही जनक होता है, एक पेरेंट्स होता है। किसमें होता है ये? सूक्ष्म जीवों में। इसके बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। जैसे कि अमीबा होता है, अमीबा में अलैंगिक जनन पाया जाता है। प्लेनेरिया, हाइड्रा, प्लाज्मोडियम, बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं। ठीक है ना। पैरामीशियम, इनमें सब में क्या होता है? अलैंगिक जनन होता है। अब हम देखेंगे लैंगिक जनन। लैंगिक जनन किसे कहते हैं? जनन की वह विधि जिसमें दो अलग अलग लिंग है वो भाग लेते हैं, जिसमें कम से कम क्या होता है? दो जनक होते हैं। जैसे एक नर होगा, एक मादा होगा। ठीक है। तो जनन की वह विधि जिसमें दो लिंग यानी दो युग्मक या फिर दो पेरेंट्स मिलते हैं, तब जाके एक संतान की उत्पत्ति होती है, उसको बोलते हैं हम लैंगिक जनन। इसमें क्या हो रहा है,
नर का अलग से डीएनए आएगा, मतलब नर की कोई ना कोई कोशिका मिलेगी और मादा की कोई ना कोई कोशिका मिलेगी। फिर ये दोनों आपस में मिलने के बाद में एक नई संतान उत्पन्न होगी, जिसमें नर यानी पिता का भी गुण आएगा, डीएनए आएगा, उसके साथ साथ में मादा का भी डीएनए और गुण आएगा, जिसकी वजह से ये जो संतान उत्पन्न होने वाली है ना, तो इसमें लगभग 99% तो क्या होगा, अपने पेरेंट्स जैसी होगी, लेकिन 1% इनमें थोड़ा सा बदलाव होगा, उत्परिवर्तन होगा। तो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है, जैसे जैसे आसपास में जो वातावरण बदलता है, पर्यावरण बदलता है, वैसे ही पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है, आने वाली संतानों में धीरे धीरे बदलाव होता रहता है पर्यावरण के हिसाब से, और वो ज्यादा है ना मैच्योर होते जाते हैं। उनमें पर्यावरण के हिसाब से वो ज्यादा से ज्यादा वो है वो खुद को ढाल पाते हैं और ज्यादा सुरक्षित बना पाते हैं। ठीक है, तो लैंगिक जनन किसे कहते हैं, जिसमें कम से कम है वो 2 नर और मादा है वो भाग लेते हैं, और इनसे जो संतान उत्पन्न होगी वो क्या होगी, जनक से मतलब पेरेंट से थोड़ी सी भिन्न होगी। ये क्वेश्चन बन सकता है कि अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, ये क्वेश्चन ये बन सकता है कि लैंगिक जनन है वो अलैंगिक जनन से ज्यादा बेहतर क्यों है। तो हम क्या कह सकते हैं कि लैंगिक जनन में क्या होता है, नर और मादा दोनों से क्या मिलते हैं, डीएनए मिलता है, क्योंकि नर का भी शुक्राणु जाएगा, मादा का अंडाणु जाएगा, जाने के बाद में निषेचन होगा, निषेचन होने के बाद में संतान उत्पन्न होगी। तो संतान में माता और पिता दोनों का डीएनए मिल गया, जिसकी वजह से संतान में थोड़े से बदलाव आ गए पर्यावरण के हिसाब से। जैसे मान लो पृथ्वी पर तापमान बढ़ रहा है, या फिर आसपास में जो भी बदलाव हो रहा है पर्यावरण के हिसाब से, और पेरेंट्स में वो पर्यावरण के हिसाब से वो नहीं ढल पा रहे हैं, तो जो आने वाली संतान होगी तो माता और पिता में थोड़ा थोड़ा गुण आ जाएगा उस बच्चे में, और बच्चा है वो ज्यादा मैच्योर हो जाएगा, ज्यादा यानी पर्यावरण के हिसाब से वो खुद को सुरक्षित बना पाएगा। तो लैंगिक जनन का ये फायदा है कि लैंगिक जनन में जो संतति उत्पन्न होगी वो पेरेंट्स से थोड़ी सी भिन्न होगी, उसके साथ साथ में उनमें उत्परिवर्तन पाया जाएगा। उत्परिवर्तन का मतलब ही होता है कि पर्यावरण के हिसाब से पीढ़ी दर पीढ़ी है वो बदलाव आना, उसको बोलते हैं उत्परिवर्तन। क्या बोलते हैं उसको, उत्परिवर्तन या म्यूटेशन बोलते हैं। आप म्यूटेशन भी याद रख सकते हो और उत्परिवर्तन भी याद रख सकते हो। ठीक है, तो ये समझ आ गया होगा कि लैंगिक जनन है वो अलैंगिक जनन से भिन्न क्यों है और बेहतर क्यों है। तो लैंगिक जनन में क्या होता है, संतान होती है वो पर्यावरण के हिसाब से खुद को बदलती रहती है। ठीक है, बाकी लैंगिक जनन में ऐसा नहीं होता, क्योंकि लैंगिक जनन में तो डीएनए केवल है ना पेरेंट्स से ही आ रहा है, एक ही पेरेंट्स से आ रहा है। तो जैसा उस पेरेंट्स में गुण होगा, आने वाली संतान में भी वैसा ही गुण होगा, आने वाली संतान में वैसा ही गुण होगा, तो वो ज्यादा बदल नहीं पाते हैं, मतलब काफी टाइम लगता है उनको बदलने में पर्यावरण के हिसाब से। लेकिन लैंगिक जनन में ऐसा होता है, वो टाइम टू टाइम है वो बदलते रहते हैं, क्योंकि उनके डीएनए है वो माता और पिता दोनों से आ रहे हैं। आई होप ये समझ में आया होगा, है ना। चलो आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं डीएनए के बारे में। अब डीएनए क्या होता है, हमारी कोशिका, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। जैसे मान लो ये कोशिका है, कोशिका के अंदर पाया जाता है केंद्रक, केंद्रक है, और केंद्रक में ही पाए जाते हैं ऐसे गुणसूत्र। क्या पाए जाते हैं, ऐसे गुणसूत्र पाए जाते हैं, और उन ये जो गुणसूत्र है, ये जो गुणसूत्र है, इन गुणसूत्रों में पाया जाता है डीएनए। क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। ऐसे ये गुणसूत्र थे, इन गुणसूत्र में ही पाया जाता है डीएनए। आपने डीएनए जैसी संरचना देखी होगी। और डीएनए का काम क्या होता है कि अनुवांशिक गुण, अनुवांशिक गुण यानी जैसे अगर मैं इंसान, मतलब किसी इंसान की प्रजाति हूं, तो मेरी आने वाली संतान, जैसे मेरा निषेचन किसी के साथ में होगा, तो मेरी जो संतान होगी, मतलब मेरा पूरा डीएनए है वो आगे वाली संतान में जाएगा, मेरे सारे के सारे गुण है वो आने वाली संतान में जाएगा। तो इन सारे अनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने वाला जो पदार्थ होता है वो होता है डीएनए। ठीक है, एक बात ये याद रखना, अनुवांशिक पदार्थ तो होता है कौन, डीएनए होता है। डीएनए का मतलब डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड या अम्ल। ठीक है ना। और एक और ऐसा होता है आरएनए भी होता है, जो अधिकतर सूक्ष्म जीवों में है वो अनुवांशिक पदार्थ को एक जगह, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम करता है, और हम इंसानों में है वो अनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम करता है, डीएनए करता है। ठीक है, डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। कहाँ पाया जाता है, एक तो केंद्रक में भी होता है, और आप है ना 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया में भी है ना थोड़ा सा डीएनए पाया जाता है। और काम क्या होता है, अनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेके जाना। ठीक है,
अनुवांशिक पदार्थ होता है डीएनए, और इसी डीएनए का छोटे छोटे खंड होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उनका नाम है जीन। क्या नाम है उनका? जीन। तो जीन होते ना, वो हमारे शरीर की डिजाइन को डिसाइड करते हैं कि जैसे मेरे कान कैसे होने वाले, नाक कैसे होने वाला, इंसानों जैसा। जैसे अगर डीएनए है ना, मेरे पेरेंट्स अगर इंसान है तो उनके डीएनए से जो मैं पैदा हुआ हूं, तो मैं इंसानों जैसा कैसे दिख रहा हूं, क्योंकि जो डीएनए मिला था, डीएनए में छोटे छोटे टुकड़े आए थे जीन के। क्या आए थे? डीएनए के छोटे छोटे खंड होते ना, छोटे छोटे टुकड़े, उनको बोलते हैं जीन। और जीन ही डिसाइड करते हैं कि मेरे जैसे हाथों की लंबाई कितनी होगी, नाक कैसा होगा, हाथ पैर कैसे होंगे, आंखें कैसी होगी, आंखों का कलर कैसा होगा। तो ये सारे के सारे गुण होते हैं, अनुवांशिक गुण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने वाले छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना, अनुवांशिक इकाई, जिसको बोल सकते हैं जेनेटिक यूनिट। अनुवांशिक इकाई वो कौन होता है? जीन होता है। अनुवांशिक पदार्थ तो होता है डीएनए, पूरा पूरा पदार्थ डीएनए। उस डीएनए के भी छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, जिसको बोलते हैं हम अनुवांशिक इकाई बोल सकते हैं, और उसका नाम क्या होता है? जीन। और जीन क्या करते हैं? हमारे शरीर में कैसा प्रोटीन बनाना है, ठीक है, तो वो प्रोटीन को है वो डिसाइड करते हैं, उसी हिसाब से हमारे शरीर का पूरी संरचना बनती है। ठीक है, आई होप यहां तक समझाया होगा। तो अब ये याद रखना है कि जेनेटिक गुण होते हैं, अनुवांशिक गुण है, उसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने वाले जो पदार्थ कौन सा होता है? मैन होता है डीएनए। और डीएनए के भी छोटे छोटे खंड होते हैं, टुकड़े होते हैं, जो हमारे शरीर की डिजाइन को डिसाइड करते हैं कि मतलब शरीर की आकृति कैसी होने वाली है, पूरी रंग कैसा होने वाला, वो सारी चीजें है वो डिसाइड कौन करते हैं? जीन करते हैं। ठीक है, और आगे वाला है कि जीवों में विभिन्नता या उत्परिवर्तन का क्या महत्व। ये मैंने बता दिया है कि अगर हमारे शरीर में जैसे कि विभिन्नता या उत्परिवर्तन है, वो कौन से जनन में पाया जाता है? लैंगिक जनन में। क्योंकि अलैंगिक जनन में तो है ना, अलैंगिक जनन में क्या होता है? उत्परिवर्तन इतना ज्यादा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि है ना, अलैंगिक जनन में तो जो संतान उत्पन्न हो रही है वो एक ही पेरेंट्स से हो रही है, यानी कि दो दो डीएनए आके आपस में नहीं मिल रहे हैं, तो ज्यादा उसमें परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन विभिन्नताएं है या उत्परिवर्तन है, वो अधिकतर है वो कौन से जनन में होता है? लैंगिक जनन में। क्यों होता है? क्योंकि मान लो नर और मादा, हम इंसानों की बात कर लेते हैं, जैसे मान लो ये शुक्राणु है, ठीक है, ये है शुक्राणु, शुक्राणु की पूंछ है, ये है मादा का अंडाणु। और जब ये शुक्राणु और अंडाणु, ये भी क्या होती है? एक प्रकार की कोशिका ही होती है, अयुग्मित कोशिका, जिसको बोल सकते हैं कि जैसे कि हमारे मनुष्य में टोटल गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं? हमारी कोशिका में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, लेकिन अंडाणु और शुक्राणु में है वो 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 गुणसूत्र। तो 23 गुणसूत्र पिता से आ गए, 23 गुणसूत्र माता से आ गए, और उनका जो फर्टिलाइजेशन होगा यानी निषेचन हो गया मादा के फैलोपियन ट्यूब में होता है। तो जब ये आपस में मिलते हैं तो वापिस है ना 23 गुणसूत्र किसके आ गए? माँ के, 23 आ गए पिता के, और दोनों मिलके कितने हो गए वापिस? 46 गुणसूत्र। और 46 गुणसूत्र में उस बच्चे में जो गुण आएंगे, आधे गुण है वो मादा के भी आएंगे डीएनए की वजह से, और आधे है वो पिता के भी आएंगे। तो जिसकी वजह से इस बच्चे में है वो थोड़े से बदलाव हो जाएंगे। 99% है वो डीएनए लगभग माता और पिता के लगभग इंसानों जैसा ही होगा, लेकिन थोड़े से बदलाव आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि आसपास में परिवर्तन हो रहा है। उस परिवर्तन की वजह से डीएनए खुद को वापस डिजाइन करता है। ठीक है, आगे वाली पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी में हर बार है वो डीएनए खुद को थोड़ा सा डिजाइन करता है, जिसकी वजह से उत्परिवर्तन होता है या फिर विभिन्नताएं आती है। विभिन्नता मतलब थोड़ा सा बदलाव आता है, परिवर्तन आता है। किसकी वजह से? लैंगिक जनन की वजह से। लैंगिक जनन में डीएनए है वो माता और पिता से मिलता है, और संतान में नए गुण आ जाते हैं। इसी को हम उत्परिवर्तन या फिर म्यूटेशन कहते हैं। इसका महत्व क्या है? महत्व आप समझ गए होंगे कि हमारी जो पीढ़ी है वो आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होती है? बेहतर बनती जाती है। जैसे पहले वाले हम बोलते हैं ना, जैसे कि हम सब है वो होमो सेपियंस से आए हुए हैं, बंदरों से आए हुए हैं, तो हम पहले बंदर जैसे थे, फिर और आगे पीढ़ी दर पीढ़ी हम आगे चलते रहे, तो हमारा डीएनए है वो थोड़ा थोड़ा बदलता रहा, और करते करते आज हम इंसान जैसे बन गए। तो उत्परिवर्तन से या विभिन्नताओं से, जैसे हमारे डीएनए के मिलने से फायदा ये होता है कि हम पर्यावरण के ज्यादा अनुकूल बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं? ज्यादा अनुकूल बन जाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको कि जैसे जिराफ है वो, एक वैज्ञानिक था लेमार्क ने कहा था कि पहले है वो जिराफ छोटे से हिरन जैसे हुआ करते थे, फिर है ना उनको अफ्रीका में है ना खाने के लिए घास फूस कम मिल रही थी, तो वो है ना ऊंचे पेड़ों से खाने की कोशिश कर रहे थे। तो वो धीरे धीरे अपने
आगे वाले पैर और आगे जो गर्दन है उसको लंबा करने की कोशिश कर रहे थे, वो ऊपर से खाने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी वजह से उनके डीएनए में बदलाव हो गया, और डीएनए में बदलाव होने की वजह से धीरे धीरे करते करते उनकी गर्दन और आगे वाले टांग है वो लंबे हो गए। तो इससे क्या हुआ है, आसपास में जैसे ही पर्यावरण बदला, पर्यावरण बदलते ही हमारा डीएनए अंदर बदला, और बदलते ही क्या हुआ, हमारे शरीर में भी चेंज आ गया, और वो पर्यावरण में जिंदा रहने के ज्यादा अनुकूल बन गए। यही हुआ था जिराफ के साथ में, है ना। एक मैंने एग्जांपल और दिया होगा आपको कि जैसे सांप के पहले पैर होते थे लेकिन अभी नहीं है। क्यों? सांप है वो ज्यादातर है ना, जब जमीन नॉर्मल थी तो है ना उस टाइम वो आराम से रह सकते थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही मरुस्थलीकरण शुरू हुआ तो वो सांप है वो खुद को उस मरुस्थल में आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे, तो वो रैंक कर चल रहे थे। रैंक कर चलने की वजह से उनके पैर है वो कहीं काम आ नहीं रहे थे, और डीएनए की और हमारे सजीवों में ये गुण होता है कि जो हमारे शरीर में ज्यादा, जो अंग ज्यादा काम आता है वो ज्यादा विकसित होता है। जैसे कि हमारा दिमाग ज्यादा काम में आ रहा है तो वो ज्यादा विकसित होता जा रहा है, और जो अंग है वो काम में नहीं आ रहे तो वो धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। जैसे हमारी पूंछ नष्ट हो गई थी, वैसे ही सांप के पैर भी है वो धीरे धीरे नष्ट हो गए थे। तो विभिन्नताओं का यही महत्व है कि हम आसपास में पर्यावरण के ज्यादा है वो अनुकूल बन पाते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये मैंने बता दिया कि मादा में है ना, एक सेकेंड एक सेकेंड, हाँ मादा है, मादा से क्या आ रहे हैं, मादा में कितने होते हैं टोटल है वो 23 गुणसूत्र, 23 जोड़े यानी 46 गुणसूत्र होते हैं टोटल। ऐसे ही पिता में भी कितने होते हैं, 23 जोड़े यानी 46 गुणसूत्र होते हैं। जब इनमें मियोसिस होता है, मियोसिस का मतलब होता है अर्धसूत्री विभाजन, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, अर्धसूत्री विभाजन होता है ना, तब बनते हैं उनमें अंडाणु। मादा में बनता है अंडाणु, ऐसे ही पिता में क्या बनते हैं, शुक्राणु बनते हैं। अब शुक्राणु में क्या होता है, वैसे हमारे शरीर में टोटल कोशिका में टोटल गुणसूत्र होता है 46, लेकिन जब अर्धसूत्री विभाजन होता है ना तो मादा के अंडाणु में सिर्फ 23 गुणसूत्र रह पाते हैं, वैसे ही हमारे शुक्राणु में भी सिर्फ 23 गुणसूत्र रहते हैं, आधे हो जाते हैं। फिर मादा के, जब मादा के फैलोपियन ट्यूब में फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है, जब इनमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, यानी अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिलते हैं, मिलने पे वापस क्या हो जाता है, वो 46 गुणसूत्र बन जाते हैं। और एक बात ये भी याद रखना है, मैंने आगे मैं बताऊंगा इनके बारे में भी, कि जब अंडाणु और शुक्राणु मिलते हैं ना उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहते हैं। और अंडाणु और शुक्राणु के मिलने से क्या बनता है, जाइगोट बनता है। क्या बनता है, जाइगोट। स्पर्म और एग, इनको बोलते हैं युग्मक। क्या बोलते हैं, इनको युग्मक बोलते हैं। और जब ये दोनों युग्मक आपस में मिलते हैं तब बनता है युग्मनज, युग्मनज या जाइगोट बनता है। ठीक है, फिर यही युग्मनज है वो धीरे धीरे गर्भाशय में जाके चिपक जाता है, और वो क्या होता है, धीरे धीरे क्या बन जाता है, बच्चे का रूप ले लेता है। ठीक है, और ये जब फर्टिलाइजेशन होने के बाद में हमारे शरीर में, हमारे माँ के गर्भ में समसूत्री विभाजन होना शुरू हो जाता है, जिसको बोलते हैं माइटोसिस। मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन, माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन हमेशा शरीर की वृद्धि और विकास में सहायक होता है, और अर्धसूत्री विभाजन हमेशा अंडाणु और शुक्राणु बनाने में काम आता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। एक कोशिकीय के जीवों में जनन की विधियां बहुत सारी है वो जनन की विधियां पाई जाती है कि सूक्ष्म जीव है वो खुद की संतान को कैसे उत्पन्न कर पाते हैं। और है क्या है, एक कोशिकीय के जीव है। एक कोशिकीय के जीव में मैंने बता दिया कि केवल एक ही पेरेंट्स है वो भाग लेता है। एक कोशिकीय के जीव में हमेशा कौन सा जनन होता है, अलैंगिक जनन होता है। कौन सा जनन है, अलैंगिक जनन। ठीक है, और अलैंगिक जनन एक बार चार्ट बना देते हैं ना। अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, जनन की वह विधि जिसमें केवल एक ही जनक है वो भाग लेता है खुद की संतान उत्पन्न करने के लिए। अलैंगिक जनन की बहुत सारी विधियां होती है, जैसे कि विखंडन हो सकता है, विखंडन। ठीक है, मुकुलन हो सकता है, मुकुलन। और एक हो सकता है बीजाणु समासंग, समासंग। और एक हो सकता है कायिक प्रवर्धन। बहुत सारी विधियां हो सकती है। ठीक है, इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। विखंडन भी है वो कई टाइप से हो सकता है, जैसे कि द्विखंडन होता है, विखंडन, बहुखंडन। ठीक है, मुकुलन में क्या होता है,
एक उभार आता है, इसके बारे में देखेंगे अभी, है ना। अलैंगिक जनन पहले देख लेते हैं। अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? जनन की वह विधि जिसमें केवल एक ही जनक है वो भाग लेता है खुद की संतान उत्पन्न करने के लिए, केवल एक ही जनक द्वारा। और अलैंगिक जनन जो संतान उत्पन्न होगी वो अपने जनक के समान ही, मतलब पिता के समान या पेरेंट्स के समान ही दिखाई देगी, ठीक है ना। मैं हर बार पिता बोल रहा हूँ लेकिन पिता नहीं कह सकते, उसको हम बोलेंगे पेरेंट्स या जनक बोलेंगे, ठीक है। तो अलैंगिक जनन में एक विधि होती है विखंडन। विखंडन में क्या होता है? जब केवल एक ही जनक, जैसे कि अमीबा है, जैसे अमीबा है, वो खुद को दो भागों में तोड़ देता है, उसको बोलते हैं द्विखंडन। विखंडन का मतलब है कोई सजीव है, वो सूक्ष्म जीव है, वो खुद को तोड़ के दो भागों में, दो या बहुत सारे भागों में है वो तोड़ देता है और उसके बाद में वो टूटे हुए भाग से नए नए जीव बन जाते हैं, उसको बोलते हैं द्विखंडन। क्या बोलते हैं? विखंडन कहते हैं। इस विखंडन के कई सारे भाग होते हैं, जैसे कि द्विखंडन। द्विखंडन का उदाहरण है अमीबा। अमीबा में है वो अलैंगिक जनन की कौन सी विधि पाई जाती है? द्विखंडन। द्विखंडन यानी वो खुद को दो भागों में तोड़ रहा है। बहुखंडन भी होता है, जैसे कि प्लाज्मोडियम में। जैसे मैंने अभी क्या बताया है कि सूक्ष्म जीव क्या करते हैं? खुद को तोड़ के है वो नई संतान उत्पन्न कर देता है। दो या दो से ज्यादा भाग हो सकते हैं। दो भाग में टूटता है तो वो होता है अमीबा में। बहुत सारे भागों में टूट जाता है अगर, तो उसको बोलते हैं बहुखंडन। बहुत सारे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, फिर वो नए नए जीव बन जाते हैं बहुत सारे, तो उसको बोलेंगे बहुखंडन। ये बहुखंडन है वो पाया जाता है प्लाज्मोडियम में। किसमें पाया जाता है? प्लाज्मोडियम में। और प्लाज्मोडियम नाम सुनते ही आपको याद आया होगा कि प्लाज्मोडियम एक प्रकार का क्या है? प्रोटोजोआ है। और इससे क्या होता है? मलेरिया होता है। क्या होता है? मलेरिया। मलेरिया हकीकत में है वो प्रोटोजोआ, एक प्रोटोजोआ जिसका नाम है प्लाज्मोडियम, उसकी वजह से होता है। और इस प्लाज्मोडियम को एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जाने का काम करता है मादा एनाफ्लीज मच्छर। मैंने एक बार पूछा भी होगा आपको, है ना, मादा एनाफ्लीज मच्छर। मतलब मच्छरों की वजह से नहीं हो रहा है, मतलब होता तो है किसकी वजह से? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ की वजह से। बस मादा एनाफ्लीज है वो उस सूक्ष्म जीव को बड़ा करने में काम आती है, उसके साथ साथ में ट्रांसफर करने में, एक जगह से दूसरी जगह में, एक सजीव से दूसरे सजीव में ले जाने में काम आती है, बस वो। फिर हम पढ़ेंगे मुकुलन के बारे में। मुकुलन का मतलब क्या होता है? बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं, जैसे कि हाइड्रा। हाइड्रा में क्या होता है? जैसे मान लो ये हाइड्रा है, एक ऐसा जीव हाइड्रा। इस हाइड्रा में क्या होता है? एक छोटा सा मुकुल आता है। क्या आता है? मुकुल। मतलब जब ये हाइड्रा बड़ा हो जाता है, खुद वयस्क हो जाता है, तो उस टाइम उसके शरीर पे एक छोटा सा उभार आने लगता है, जिसको बोलते हैं मुकुल। और ये मुकुल है वो धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। बड़ा होने के बाद में अपने जनक से ऐसे चिपका हुआ रहता है। जब ये पूरा पूरा वयस्क हो जाता है, पूरा पूरा वयस्क हो जाता है, स्वतंत्र हो सकता है अब, तो वो है वो अपने जनक से अलग हो जाता है। और अलग होने की वजह से ये भी नया जीव बन गया, ये भी नया जीव बन गया। इस प्रकार से भी है वो संतान उत्पन्न हो सकती है। किसमें होती है? हाइड्रा में। मुकुलन किसमें पाया जाता है? हाइड्रा में, ठीक है। ऐसे बीजाणु समासंग। बीजाणु समासंग क्या होता है? जैसे मान लो बीजाणु समासंग अधिकतर होता है कवक में। फंगस होता है ना, कवक में होता है, फंगस या कवक में होता है। मान लो ये राइजोपस है, राइजोपस एक प्रकार का कवक है, तो ये राइजोपस है। और ये राइजोपस जब है ना वयस्क हो जाता है, तो वयस्क होने पर इनके यहाँ पे ना बीजाणुधानियां होती हैं। क्या होती हैं? बीजाणुधानी। बीजाणुधानी होते हैं और इनमें है वो छोटे छोटे क्या होते हैं? बीजाणु होते हैं। क्या होते हैं? बीजाणु होते हैं। और मान लो ये बीजाणु है, ठीक है। और जब ये पूरा पूरा है ना राइजोपस है वो वयस्क हो जाता है, पूरा जवान हो जाता है, तब इसके अंदर से ये बीजाणुधानियां है वो फट जाती है। और फट जाएगी तब क्या होगा? इसके अंदर जो बीजाणु भरा हुआ था वो है वो हवा की सहायता से, पानी की सहायता से हवा में उड़ने लगेगा। और जहां पे भी इसको पानी मिलेगा या भोजन मिलेगा वहां पे जाके गिर जाएगा। गिर जाने के बाद में इसके ऊपर जो परत थी वो हट जाएगी और ये वहां पे क्या हो जाएगा? उग जाएगा। उगने के बाद में फिर वहां से है वो नया राइजोपस पैदा हो जाएगा। इसको बोलते हैं बीजाणु समासन। बीजाणु समासन किसमें पाए जाते हैं? फंगस या फिर कवक में पाए जाते हैं, ठीक है। और कायिक प्रवर्धन, तो हम देखने वाले कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे है ना पत्तियां होती है, पौधे होते हैं जो है ना, जैसे कि आपने देखा होगा ब्रायोफिल। ब्रायोफिल होता है, ब्रायोफिल एक पादप होता है जिसकी पत्तियां होती है। मान लो ये पत्ती है, इस पत्ती पे है ना छोटे छोटे उभार आते हैं, मुकुल आते हैं, छोटे छोटे उभार आते हैं। जब ये पत्तियां है ना कहीं पे गिरती है, मान लो जमीन में गाड़ दी हमने, तो वहां से नया पौधा उग जाता है, ठीक है।
हमने क्या देखा है कि पौधे हमेशा क्या करते हैं, खुद के बीज से एक नया पौधा बनता है, पौधे के बीज से नया पौधा बनता है। लेकिन अगर पौधे के बीज के अलावा भी किसी और भाग से अगर नया पौधा बन जाए तो उसको बोलते हैं कायिक प्रवर्धन। क्या बोलते हैं? कायिक प्रवर्धन बोलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो ब्रायोफिल में, ब्रायोफिल की पत्तियों में है वो क्या होता है, कायिक प्रवर्धन होता है। आपने आलू देखा होगा, आलू जब है ना पानी के संपर्क में आता है या फिर बारिश के मौसम में देखना, तो इस आलू के ऊपर छोटे छोटे उभार आने लगते हैं। उस टाइम अगर हम इसको काट दें, कट करके जमीन में गाड़ दें, तो इस कटे हुए भाग से भी क्या हो जाएगा, नए आलू है वो बन जाएंगे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं ये कौन सी विधि है, कायिक प्रवर्तन। मतलब कायिक का मतलब इस शरीर होता है, शरीर मतलब शरीर का कोई ना कोई हिस्सा। तो बीज के अलावा भी किसी अन्य भाग से अगर हम कोई नया पौधा प्राप्त कर सकते हैं उसको बोलते हैं कायिक प्रवर्तन। ठीक है, एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूं, एक सेकेंड। हाँ हाँ, देखो मैंने अभी बता दिया था, विखंडन किसे कहते हैं, जब कोई सूक्ष्म जीव है वो खुद को तोड़ के एक नया जीव बन जाता है। क्या बन जाता है? नया जीव बन जाता है, या उससे दो या दो से अधिक नए जीव बन जाते हैं, उसको विखंडन कहते हैं। विखंडन के मैंने एग्जाम्पल दे दिए थे। एक तो था अमीबा में, अमीबा में देखो, ये देखो, ये अमीबा एक अकेला है। तो जब ये पूरा वयस्क हो जाता है तो इसमें है वो छोटा सा उबार आने लगता है। उबार आया, उबार आने के बाद में वो खुद को है वो ऐसे खांच के रूप में बढ़ाने लगता है। फिर धीरे 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 क्या होती है, वो खांच है वो बीच में से मिल जाती है। मिल जाने के बाद में जब ये पूरे पूरे भाग पूरे वयस्क हो जाते हैं, इसके अंदर पूरा डीएनए बन जाता है, तो वो धीरे से अलग हो जाते हैं। अलग होने के बाद में दो नए अमीबा बन जाते हैं ऐसे। ये देख सकते हो आप इसको। ठीक है, और ये क्वेश्चन बन भी सकता है कि अमीबा में है वो द्विखंडन की विधि कैसे पाई जाए, मतलब जनन की विधि कैसे होती है, इसको समझाना है। उसके साथ में अमीबा में है वो द्विखंडन पाया जाता है क्योंकि दो भागों में टूट रहा है। प्लाज्मोडियम मच्छर वाला, मलेरिया वाला, तो उसमें पाया जाता है बहुखंडन, मतलब बहुत सारे एक साथ में प्लाज्मोडियम बनते हैं, है ना। ऐसे ही हम एक पुनरुद्भवन भी थे, मैंने पुनरुद्भवन के बारे में बताया नहीं। पुनरुद्भवन में क्या होता है, एक जीव होता है प्लेनेरिया, क्या नाम है इसका, प्लेनेरिया। प्लेनेरिया एक ऐसा जीव है जिसको हम बोल सकते हैं कि अमरत्व यानी अमर होने की इसको वरदान मिला है। क्या है कि अगर प्लेनेरिया को अगर हम काट दें बीच में से, तो बीच में से काटने पर इसके कटे हुए शरीर से भी है ना क्या हो सकता है, नए जीव बन सकते हैं, मतलब उससे नई एक संतान पैदा हो सकती है। ये देखो, ये प्लेनेरिया आया हुआ है, इसके समतल से हमने तीन समतल वाले भाग से तीन कट मार दिए, तो तीन कट करने के बाद में इस कट हुए भाग से ही क्या हो जाएंगे, वो नए प्लेनेरिया के रूप में बन जाएंगे। इसको बोलते हैं पुनरुद्भवन। क्या बोलते हैं इसको, पुनरुद्भवन बोलते हैं, या फिर रीजनरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रीजनरेशन। ठीक है, रीजनरेशन मतलब खुद को वापस जनरेट करना, पुनरुद्भवन कहते हैं। ठीक है, ये किसमें पाया जाता है, प्लेनेरिया में पाया जाता है। अलैंगिक जनन के लिए आपको याद ही रखना है कि अलैंगिक जनन की बहुत सारी विधियां होती है। अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, जब केवल एक ही जनक से नई संतान उत्पन्न होती है, जैसे सूक्ष्म जीवों में, उसको बोलते हैं अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में है वो जो संतान उत्पन्न होगी वो अपने पेरेंट्स के जैसी होगी। जैसे ये प्लेनेरिया पैदा होगा, ये जैसे ये संतति है, ये संतान है सब, तो ये संतान होगी ना बिल्कुल अपने जनक के समान ही होगी, क्योंकि उनमें कोई डीएनए अलग से नहीं आया हुआ है, बस उसी जनक से आया हुआ, तो ज्यादा बदलाव नहीं होता है। ठीक है, पुनरुद्भवन देख लिया हमने, विखंडन देख लिया, मुकुलन देख लिया, कायिक प्रवर्धन देख लिया, और बीजाणु समासंग भी देख लिया। ठीक है, मैं जैसे पढ़ा रहा हूं ना उसके साथ साथ में आप है ना किताब वाली चैप्टर से भी पढ़ते रहना। ठीक है ना, जब आप किताब से देखोगे उसके साथ में, ये पहले वीडियो देखने के बाद में किताब से देखोगे ना, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। ये बस हमारी एक रिविजन के लिए है। ठीक है, चलो आगे चले। ये मैंने बता दिया, मुकुलन पाया जाता है किसमें, हाइड्रा में पाया जाता है मुकुलन। ये जैसे मान लो ये हाइड्रा वाला जीव है, तो यहाँ पे एक छोटा सा उभार आने लगता है, और वो उभार है वो धीरे धीरे क्या बन जाता है, थोड़ा बड़ा होने लगता है, जिसको मुकुल कहते हैं। जब ये पूरा पूरा बड़ा हो जाता है तो अपने जनक से अलग हो जाता है और नया वो हाइड्रा बन जाता है। इस विधि को बोलते हैं मुकुलन। ठीक है, और जो उभार आता है उसको बोलते हैं मुकुल, मुकुल से मुकुलन। विखंडन, विखंडन मैंने बता दिया था किसमें पाया जाता है, अमीबा में पाया जाता है। अमीबा है वो दो भागों में टूट रहा है, और इसको बोलते हैं द्विखंडन, दो भागों में टूट रहा है इसलिए। ठीक है, ऐसे ही मैंने बताया लेशमानिया, लेशमानिया में भी है ना क्या पाया जाता है, द्विखंडन पाया जाता है। ठीक है, और प्लाज्मोडियम मैंने बता दिया, प्लाज्मोडियम में क्या पाया जाता है, बहुखंडन पाया जाता है, क्योंकि बहुत सारे भागों में टूटता है। प्लाज्मोडियम क्या होता है, प्रोटोजोआ होता है, इसकी वजह से मलेरिया होता है ना। पुनरुद्भवन ये भी मैंने बता दिया, पुनरुद्भवन किसमें पाया जाता है, प्लेनेरियम में पाया जाता है। और ये क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसा कौन सा सूक्ष्म जीव है जिसको अमृतत्व का वरदान प्राप्त है।
ये पूछ सकते हैं ऐसे। तो किसमें पाया जाता है? प्लेन एरिया में। क्या होता है? प्लेन एरिया अगर हम कट कर दे तो कट करने के बाद में वो छोटे छोटे और भागों में है वो टूट सकता है। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। चलो आगे चलते हैं। मुकुलन, मुकुलन के बारे में मैंने बता दिया। किसमें पाया जाता है? हाइड्रा में पाया जाता है। और मुकुलन, जब भी हाइड्रा है वो वयस्क हो जाता है तो इसमें छोटा सा उभार आने लगता है, उस उभार को मुकुल कहते हैं। और मुकुल है वो धीरे धीरे बड़ा होता है, और जब वो पूरा बड़ा हो जाता है तो अपने जनक से अलग हो जाता है। इस प्रकार से एक नई संतान उत्पन्न हो जाती है, इसी को बोलते हैं मुकुलन, है ना। कायिक प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन जैसे ब्रायोफिल्म होता है। ब्रायोफिल्म, ब्रायोफिल हो सकता है गुलाब के पौधे भी होते हैं, गुलाब के पौधे के से तिरछी उस टहनी को काट के भी है ना कायिक प्रवर्धन किया जाता है, नया पौधा उगाया जाता है। और ये याद रखना है कि कायिक प्रवर्धन है वो किसमें पाया जाता है? ब्रायोफिल्म में पाया जाता है। ठीक है, मतलब कायिक प्रवर्धन का मतलब यही होता है कि अगर पौधे के किसी बीज के अलावा किसी अन्य भाग से, बीज के अलावा अगर किसी अन्य भाग से अगर कोई नया पौधा उग सकता है तो उसको बोलते हैं कायिक प्रवर्धन। जैसे ये पत्ती थी, पत्ती के ऊपर छोटी सी कली आई, उस कली को अगर हमने जमीन में डाल दिया और वो नया पौधा बन गया, इसको बोलेंगे कायिक प्रवर्धन। ठीक है, बीजाणु समासंग मैंने बता दिया। बीजाणु समासंग किसमें पाया जाता है? कवक में पाया जाता है, जैसे कि राइजोपस। राइजोपस क्या एक प्रकार का कवक है, और जब एक राइजोपस है वो पूरा वयस्क हो जाता है, जवान हो जाता है, तो इसके ऊपर छोटी छोटी क्या पाई जाती है? बीजाणु धानियां पाई जाती है। क्या पाई जाती है? बीजाणु धानी पाई जाती है। और बीजाणु धानी में क्या पाए जाते हैं? छोटे छोटे पाए जाते हैं बीजाणु। क्या पाए जाते हैं? बीजाणु। और इन बीजाणु के ऊपर एक है ना छोटी सी परत होती है। क्या होती है? कठोर परत होती है, जो क्या करती है, जब ये बीजाणु है ना हवा में उड़ते हैं ना, तो बाहर जैसे धूप हो सकता है, ज्यादा पानी हो सकता है, किसी वजह से विषम परिस्थितियों से खुद को बचाने के लिए इनके ऊपर क्या होती है? एक परत भी होती है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि बीजाणु के ऊपर जो कठोर परत पाई जाती है वो क्यों होती होगी, क्यों होती है ये? इनको बाहर वाले पर्यावरण से सुरक्षित बचाने के लिए। फिर ये बीजाणु कहीं पे जाके गिरता है, जहाँ पे पानी हो सकता है या फिर भोजन हो सकता है वहां पे। आपने देखा होगा कि बारिश के मौसम में ये फंगस या कवक ज्यादा उगते हैं। क्यों उगते हैं? क्योंकि है ना उनको पानी मिल जाता है, उसके साथ साथ में गोबर पे ज्यादा उगते हैं। गोबर पे क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत ग्लूकोज मिल जाता है खाने के लिए, तो वहां पे भोजन भी मिल गया, पानी भी मिल गया, और वहां पे वो उग जाते हैं। ठीक है ना। अब हम देखने वाले टिश्यू कल्चर के बारे में, उत्तक संवर्धन के बारे में। उत्तक संवर्धन क्या होता है कि अगर अगर हम किसी पौधे के, कोई पौधा है, उस पौधे के किसी विशिष्ट भाग को काट लिया, मान लो मैंने पत्ती को काट लिया, उस पत्ती में से कोई विशेष उत्तक थे, क्या थे? विशेष उत्तक या टिश्यू थे, उनको बाहर निकाल दिया। उन उत्तक को बाहर निकालने के बाद में मैंने ऐसे माध्यम में रखा, मतलब ऐसे लिक्विड में रखा जहां पे वो उत्तक है वो जल्दी से ग्रोथ कर पाए, जिसको जो है क्या कर सके? जल्दी से वृद्धि कर पाए। जब ये है ना ऐसे विलेन में रखे जाते हैं, सॉल्यूशन में रखे जाते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है? उनमें ज्यादा वृद्धि होती है, और वो कोशिकाओं का एक छोटा सा ग्रुप बन जाता है। एक क्या बन जाता है? समूह बन जाता है कोशिकाओं का, जिसको बोलते हैं कैलस। क्या बनता है? कैलस बनता है। और इसी कैलस को अगर हम क्या कर दें? जमीन में गाड़ दें, जमीन में उगा दें, तो उगाने के बाद में वो क्या बन जाता है? एक नया पौधा बन जाता है। और इस प्रकार से उस पौधे को हम जमीन में डाल दिया, और जमीन में डालने के बाद में वो क्या हो जाता है? पूरा पूरा नया पौधा बन जाता है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? उत्तक संवर्धन, टिश्यू कल्चर कहते हैं, जिसमें छोटे से उत्तक की सहायता से, मतलब किसी पौधे के विशिष्ट उत्तक से हम क्या कर सकते हैं? नया पौधा है वो बना सकते हैं। ठीक है। हाँ, उत्तक संवर्धन समझ आ गया? मतलब पौधे के किसी भाग से जहां पे विभाज्य उत्तक ज्यादा होते हैं, क्या होते हैं? विभाज्य उत्तक। विभाज्य उत्तक आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। विभाज्य उत्तक वो होते हैं जिसमें कोशिका विभाजन होने की बहुत ज्यादा क्षमता पाई जाती है, उसको बोलते हैं विभाज्य उत्तक। तो जहां पे विभाज्य उत्तक ज्यादा पाए जाते हैं तो वो क्या करते हैं? उनसे है वो उन उत्तकों को बाहर निकाल दिया जाता है। उत्तक को बाहर निकालने के बाद में क्या किया जाता है? उत्तक को बाहर निकालने के बाद में उनको ऐसे सॉल्यूशन या ऐसे विलेन में रखा जाता है जहां पे वो ज्यादा से ज्यादा वृद्धि कर सके, और वृद्धि करने के बाद में उनको जमीन में डाल दिया जाता है, और फिर वो नया पौधा बन जाता है। इसको बोलते हैं उत्तक संवर्धन या टिश्यू कल्चर बोलते हैं। आने वाले टाइम में है ना ये कृषि है वो बहुत ज्यादा उपयोगी होने वाली है, टिश्यू कल्चर। ठीक है। और एक बात याद रखना,
कि ये उत्तक संवर्धन करते टाइम जैसे पौधे की पत्ती से या जड़ के सबसे आगे वाले भाग में सबसे ज्यादा विभाज्य उत्तक पाए जाते हैं, तो वहां से ये उत्तक लेने के बाद में कौन से सॉल्यूशन में रखा जाता है? उस सॉल्यूशन में साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन एक केमिकल होता है वो मिलाया जाता है। और साइटोकाइनिन आपको पता होगा एक प्रकार का क्या है, पादप हार्मोन है। और ये क्या करता है, कोशिकाओं के सबसे मतलब कोशिकाओं के ज्यादा से ज्यादा विभाजन में सहायता करता है, जिसकी वजह से ज्यादा है वो जल्दी से जल्दी है वो पौधा है वो उग सके। ठीक है, चलो अब तक हमने क्या देख लिया है, अलैंगिक जनन पूरा हो गया है। ठीक है, सो मैं कोशिश कर रहा हूं ये वीडियो छोटा सा रखूं और सेकंड पार्ट में इसी को है ना, इस चैप्टर को हम खत्म कर देंगे। ठीक है।